1982 सोवियत यूनियन ने कॉस्मोस 1408 नामी एक जासूसी सैटेलाइट खला में छोड़ा। खला में जाने के 2 साल बाद ये नाकारा तो हो गया, मगर अपने मदार में गर्दिश करता रहा। हालांकि 2021 नवंबर को रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल मारकर इसे तबाह तो कर दिया, लेकिन इसके 1500 टुकड़े खला में बिखर गए। रशिया की इस हरकत पर आलमी ताकतों ने शदीद तनकीद की, क्योंकि उनके मुताबिक तबाहशुदा सैटेलाइट के टुकड़े किसी भी खलाई गाड़ी से टकरा कर खला में किसी भी बड़े एक्सीडेंट का सबब बन सकते थे। यानी कि रशिया ने दिखा दिया कि वो बगैर किसी कानून की खिलाफ वर्जी किए खला में सैटेलाइट तबाह कर सकता है। इस बार तो इसने अपना सैटेलाइट तबाह कर दिया, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि अगली बार भी ऐसा ही हो। खला में काम करने के लिए कहाँ हैं लॉज और रेगुलेशंस? कहीं ऐसा तो नहीं कि खला जंग का नया मैदान बन रहा है? भाई, हम लोग तो खला को एक वीराना समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अप्रैल 2021 तक 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट ज़मीन से चंद सौ किलोमीटर ऊपर खला में तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। ये तमाम सैटेलाइट 17,000 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रहे हैं और हर सिमत में घूम रहे हैं। अपने मदार में रहने के लिए सैटेलाइट को इतनी रफ्तार से ही घूमना पड़ता है। यानी कि इंटरनेशनल खलाई स्टेशन समेत हर सैटेलाइट एक दिन में ज़मीन के गिर्द तकरीबन 16 दफ़ा चक्कर लगाती है। लेकिन भाई, इतनी बड़ी तादाद में सैटेलाइट खला में कर क्या रहे हैं? सैटेलाइट को आमतौर पर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मौसम, नेविगेशन। सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन की पोजीशन को देखना आसान है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में चेंजेस का पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यानी ज़मीन पर हमारी ज़रूरियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इससे पहले ज़्यादातर सैटेलाइट्स हुकूमत की तरफ से छोड़े जाते थे, जैसा कि कोल्ड वॉर के दौरान ज़्यादातर सैटेलाइट्स या तो अमरीकी हुकूमत की या फिर सोवियत हुकूमत के थे। लेकिन वक्त के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज तिजारती मकासद इस मैदान में घुसी चली आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स खला में घूम रहे हैं, तो फिर वो एक दूसरे से आखिर टकराते क्यों नहीं हैं? क्या इनके लिए भी कोई रेगुलेटर है? ये फ्रिक्वेंसी से मुताल्लिक लॉज तो बहुत सख्त हैं, ताकि सिग्नल भेजने में इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन अपने मदार में जो चाहे वो कर सकते हैं। खला कोई सड़क नहीं है जहाँ जैसे मर्जी अपनी गाड़ियाँ चलाते फिरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि खला एक बहुत बड़ी जगह है और आप किसी से नहीं टकराएंगे। असल खला में हुई टूट फूट के ज़्यादातर मलबे की निगरानी की जाती है, लेकिन जब रशिया ने 2021 में अपना सैटेलाइट तबाह किया तो इससे पैदा होने वाले मलबे की कोई निगरानी नहीं की गई और कुछ हिस्सा तो इंटरनेशनल खलाई स्टेशन के मदार के करीब तक पहुंच गया। तो अगर किसी मुल्क के अपने एक सैटेलाइट की तबाही इतना बड़ा ख़तरा पैदा कर सकती है, तो ज़रा सोचें, अगर जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये कशीदगी ज़मीन से निकल कर खला तक पहुंच जाए? दरअसल जब से इंसान ने खला में कदम रखा है, इसकी अहमियत ही बढ़ गई है। वहाँ वो किसी भी किस्म का वेपन लॉन्च तो नहीं कर रहे, बल्कि ज़मीन पर फ़ौज की मदद के लिए जासूस या कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल फ़ौज सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, और अगर ज़मीन पर किसी भी किस्म का मामला ख़राब होता है तो बात खला तक पहुँच सकती है। लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा मलबा पैदा हो जाएगा, जिसकी मौजूदगी में खला का इस्तेमाल इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। खला में एक दूसरे के मिशन को नुकसान पहुंचाने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इस बात से है कि खला का यूज़ किया क्यों जा रहा है और ज़मीन पर होने वाले काम के लिए खला से क्या इन्फॉर्मेशन मौसूल हो रही हैं। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को दुश्मन तक पहुँचाने से रोक सकते हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी। दूसरी तरफ स्पेस मिशन को ख़राब करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद हैं जो सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं, जीपीएस को जैम कर सकते हैं और यहाँ तक कि सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर्स को भी कुछ देर के लिए हैंग कर सकते हैं। इस तरह का खलल इंफॉर्मेशन को हम तक पहुँचने से रोक सकता है। खला में हज़ारों सैटेलाइट चक्कर लगा रही हैं और ऐसी सूरत हाल में ये पॉसिबल है कि खलल जानबूझकर नहीं पैदा किया जाए, बल्कि कोई हादसा इसका सबब बन जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क ये कैसे तय करेगा कि नुकसान जानबूझकर किया गया है और इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? दरअसल खला में एक ट्रैफिक जैम है, ख़ास तौर पर ज़मीन की निचले मदार में, जहाँ बड़ी तादाद में सैटेलाइट मौजूद है और वहाँ नाकारा सैटेलाइट्स, रॉकेट्स के टुकड़े और तबाहशुदा सैटेलाइट्स के टुकड़ों का मलबा। अगर सैटेलाइट काम करना बंद कर दें तो आप फौरी तौर पर किसी को वहाँ भेज नहीं सकते। आपको पहले ये अंदाज़ा लगाना होगा कि असल में हुआ क्या है।
اور کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا؟ لیکن ایسا بھی ہو چکا ہے کہ اس سب کے درمیان کئی اسپیس مشنز ایسی بھی تھیں جب دنیا کی کئی کنٹریز اکٹھے ہوئے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ملٹری کے لیے اب خلا بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم اس جگہ کو امن رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دراصل لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپیس ایک جنگل ہے جہاں کوئی اصول ہی نہیں ہے، لیکن سچ میں یہ بات غلط ہے۔ انسان جہاں بھی جائے گا قانون اس کے ساتھ جائے گا۔ ایسے تو اسپیس کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا، لیکن امریکہ کی خلا میں نیوکلیئر ویپنز کے ٹیسٹ کے بعد 1967 میں خلا کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اور نیوکلیئر ویپنز کو نہ تو مدار کے قریب رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسپیس میں۔ اصل میں اس پر اتفاق کولڈ وار کے بعد ہوا تھا، یعنی ملکوں کی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اسپیس مشن کانفلکٹ میں نہ بدلیں۔ لیکن کیا یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ رشیا نے اپنا سیٹلائٹ تباہ کیا؟ رشیا نے ایسا کر کے دوسرے ملکوں کے مفادات کو خطرے میں ڈالا، لیکن یہ مفادات تھے کیا؟ یہ تو کلیئر ہے ہی نہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل کر اس بارے میں نئے لاز بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ روس نے یہ ایکسپیریمنٹ جانتے ہوئے کیا ہوگا کہ اسے روکنے کے لیے کوئی لا تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر خلا میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی؟ رشیا پر الزام ہے کہ اس نے یوکرین کے بارڈر پر حملے کی تیاری کے لیے ملٹری سامان جمع کر رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے سیٹلائٹ تصاویر سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن رشیا نے ان تصاویر کو ریڈار پر آنے سے روک رکھا ہے۔ سینشیل-1 نامی ایک ریڈار سیٹلائٹ ہے۔ اسے یوکرین کے ارد گرد رشیا فوجی اڈوں کے ریڈار تصاویر لینے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اس لیے رشیا انہیں روکنے کے لیے سیٹلائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ یہ تو خود اپنے آپ میں ایک خلائی جنگ سے پہلے کی جنگ ہے جو روز ہو رہی ہے۔ وارز حقیقت میں سائنس فکشن فلموں میں نظر آنے والی جنگوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہنا غلط تو نہیں ہے نا کہ مدار میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس اور اسپیس شفٹ رکھنے والا ملک خلا میں سب سے زیادہ طاقتور بھی ہوگا۔ پاورز جیسے ایران، شمالی کوریا کے پاس بھی بہت سارے سیٹلائٹس تو ہیں ہی نہیں، لیکن وہ جی پی ایس سگنلز کی فریکوینسی کو جیم کر کے لیزر کے ذریعے خلا کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اسپیس وار صرف بڑی طاقتوں تک محدود نہیں ہے۔ خلا کو افیکٹ کرنے کی کوالٹی، دوسرے ملکوں کو جھکانے کی کوشش کرنا یا جگہ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو یہ صرف چند کنٹریز تک تو محدود نہیں رہا ہے۔ کیا خلا واقعی میں جنگ کا میدان بن رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ زمین سے سینکڑوں کلومیٹر اوپر ہزاروں سیٹلائٹ گھوم رہے ہیں۔ وہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، عالمی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری انفارمیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس خلائی شاہراہ پر ٹریفک بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اب وہاں موجود پرانے سیٹلائٹس کا بے تحاشا کاڑ خبار خطرناک ہو گیا ہے، اور ان سیٹلائٹس کو ان کے مالک ممالک دونوں کے ٹکرانے کا خطرہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ لیکن چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے، تاکہ ٹریفک لین کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔ خلا میں ملبے کے بارے میں کچھ تو اصول ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اب انسٹیبل ہو رہا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے جہاں ہم تھوڑا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ خلا کو پرامن طریقے سے استعمال کر کے۔